हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। आपके लिए आज 8th चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो लाया हूं, जिसको हम इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर या शॉर्ट रन के नाम से जानते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो भैया यहां से आते ही आते हैं, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर डाल चुका हूं। आज जो है सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बट बिफोर वी स्टार्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चैप्टर में क्या आता है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये एग्रीगेट डिमांड है या इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर है? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई करने का सिर्फ और सिर्फ दो तरीका है, वो बताऊंगा। सबसे पहले आप एग्रीगेट डिमांड के बारे में अगर बात करो तो एग्रीगेट डिमांड में हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करते थे, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। बट इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर में हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सबसे पहला चीज, अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंशन्ड है, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। या अगर क्वेश्चन में केनेशियन थ्योरी लिख चुका है, मतलब आंख बंद करके सर ये एग्रीगेट डिमांड तो बिल्कुल नहीं है, ये इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर या शॉर्ट रन के नाम से जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो जब भी केनेशियन थ्योरी बोल दिया, मतलब इट्स टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है या केनेशियन थ्योरी नहीं है, देन इट्स टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड। या ब्रेक इवन पॉइंट लिखा है, देन इट्स टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड। तो ये अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, अब हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सर पढ़ना क्या क्या सर इस चैप्टर में। इस चैप्टर में लिमिटेड चीज पढ़ना है और जो पढ़ाऊंगा इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के बारे में, व्हाट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। फिर पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट को, कंडीशन को फाइंड आउट करने का दो अप्रोचेस हम पढ़ेंगे। एक अप्रोच होता है एडीएएस अप्रोच, दूसरा पढ़ेंगे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये हो गया। फिर रिलेशनशिप, वो वाला रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, फिर रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड मल्टीप्लायर। यही लिमिटेड चीज हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, न्यूमेरिकल वीडियो तो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो ये सारा चीज हमको थ्योरी में पढ़ना है, ठीक है। ये सारा चीज हमको थ्योरी में पढ़ना है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चलो अब स्टार्ट करते सर। Explain when the economy is at equilibrium. So again, economy will be at equilibrium when aggregate demand of goods and service will be equals to aggregate supply of goods and service. या according to Keynesian theory, प्रोफेसर कीन्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, जो इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में फाइंड आउट करने का अप्रोचेस निकाले थे। ये अप्रोचेस दो था, जिसको हम लोग एडीएएस अप्रोच बोलते हैं एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच बोलते हैं, जो एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले व्हेन द इकोनॉमी विल बी एट इक्विलिब्रियम। So economy will be at equilibrium when aggregate demand of goods and service will be equals to aggregate supply of goods and service. ये अलग अलग तरीका से पूछा जाएगा, ठीक है। अब there are two approaches to find out economy in equilibrium or not. ADAS approach, saving investment approach are there, ठीक है। अब एक चीज आप मेक श्योर करके चलना कि ADAS जब तक इक्वल नहीं होगा, until and unless AD and AS will not be equal to each other, saving will also not be equal to each other. जब तक AD और AS बराबर नहीं होगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर भी नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? तो सर ऐसा इसलिए, बिकॉज आपको लिखकर बता रहा हूं, AD इक्वल्स टू AS, AD का फॉर्मूला C प्लस I, AS का फॉर्मूला C प्लस S। ये कंजम्पशन कटा तभी तो जाकर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आया। इन शॉर्ट, until and unless AD and AS will not be equal to each other, saving and investment will not be derived. चल, ये तो डिस्कशन हो गया। अब assumptions of equilibrium output। अब हर लॉ किसी ना किसी चीज पर बेस्ड होता है। सिमिलरली ये इकोनॉमी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये भी किसी ना किसी assumptions पर बेस्ड है। तो assumptions क्या? सबसे पहला है, इट इज बेस्ड ऑन टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये जो है टू सेक्टर्स पर बेस्ड होता है, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड भी हम टू सेक्टर्स ही पढ़ रहे हैं, C plus I। So it is based on two sectors of economy. There is no interference of government and foreign sector. दो आएगा। चार सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट आता है, बट यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। एंड दूसरा, इट इज अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, मींस दे आर नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, ये दूसरा assumption है।
तीसरा assumption है इट इज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन। तो दो टाइम पीरियड होता है, एक लॉन्ग रन एक शॉर्ट। हमको जो भी +2 में पढ़ना है ये सब शॉर्ट रन में पढ़ना है। तो तीन assumptions बता दिया मैंने। इट इज बेस्ड ऑन 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। दूसरा बोल दिया है इट इज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन, एंड तीसरा बोला है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर रिमेन टू बी कांस्टेंट। तीन assumptions भी पढ़ा दिए सर जी। चलो ये assumptions भी आप लेकर चलना। अब फटाफट हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन का पहला अप्रोच पढ़ते हैं, ADAS अप्रोच। So again, according to Keynesian theory, the economy will be at equilibrium when aggregate demand of goods and service will be equals to aggregate supply of goods and service। ये लिखा हुआ है। अब इसको अलग अलग तरीका से पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बताओ, या प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एंड इक्वल टू प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई बताओ, या एक्सनेट एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एक्सनेट एग्रीगेट सप्लाई। इस तरीका से पूछा जाएगा। याद रखना ये पूरा चैप्टर प्लान्ड है, याद रखना इट्स प्लान्ड, एस्टिमेटेड, नॉट एक्चुअल। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब अगेन ADAS अप्रोच बनाने के लिए अगेन आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अभी ओनली रिवीजन वीडियो है तो मैं शेड्यूल बनाकर नहीं दिखा रहा हूं, बस आपको एक हेल्प करवा दे रहा हूं कि अगेन यहाँ पर 8 कॉलम्स बनेंगे, बिकॉज हमको क्या करवाना है, AD इक्वल्स टू AS सेम दिखाना है। तो AD का फॉर्मूला C+I एंड AS का फॉर्मूला C+S। अब इसी के बेसिस में हमको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। 8 कॉलम्स बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, AD, AS एंड रिमार्क्स, जो अगेन मैं यहां पर डिस्कशन कर चुका हूं। सॉरी, एम्प्लॉयमेंट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, सॉरी 60 तक है, ज्यादा तेज बन गए। इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने एग्रीगेट डिमांड में बताया, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा, लेकिन वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता, बहुत अच्छे से एग्रीगेट डिमांड में मैंने बताया था, -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। इन्वेस्टमेंट अभी मैंने बताया इट्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, तो भैया इट्स कांस्टेंट है। अब AD निकालेंगे, AD का फॉर्मूला C+I, AD का फॉर्मूला इज C+I। तो आप चेक करो C एंड I, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, C+I, 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 C+I एंड C+I। सिमिलरली आपका AS का फॉर्मूला C+S होता है, एंड AS का फॉर्मूला एंड इनकम का फॉर्मूला भी सेम है। तो ये भी मैंने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई और इनकम का फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब इनकम का फॉर्मूला भी C+S होता है एंड एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला भी C+S ही होता है, व्हिच मींस दैट आपका इनकम जितना रहेगा एग्रीगेट सप्लाई भी उतना रहेगा। इनकम 100, एग्रीगेट सप्लाई 100, 200 ये भी 200, 300 ये भी 300, 4 ये भी 4, 500 ये भी 500, 6 एंड ये भी 600। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब आप फटाफट चेक करके बताओ AD एंड AS, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कहां पर इक्वल दिख रहा है सर प्यारे बच्चों? यहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई यहां दिख रहा है। चलो ये भी मैंने बता दिया, आप देख सकते हो यहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब इसके ऊपर में क्या दिख रहा, एग्रीगेट डिमांड इज 80 एंड एग्रीगेट सप्लाई 0, तो AD इज ग्रेटर देन AS, 160 100, 240 200, 320 300। यहां तक आप चेक कर सकते हो एग्रीगेट डिमांड जो है इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट आप अगेन चेक कर सकते हो। अब एग्रीगेट डिमांड इज 400, सॉरी एग्रीगेट डिमांड इज 480 एंड यहां पर 500, 560 एंड 600 मींस एग्रीगेट डिमांड इज स्मॉलर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये शेड्यूल भी मैंने बता दिया। अब फटाफट ग्राफ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। सो अगेन ग्राफ बनाने बोला है, तो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले Y एक्सिस, X एक्सिस, ओरिजिन, जिसका ग्राफ पढ़ रहे उसका नाम लिखेंगे। अभी किसका ग्राफ पढ़ रहे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई लिख दिए। ठीक है, हमको यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करके दिखाना है। ये आपको यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं, बेटर रहेगा फॉर यू ऑल। सो अगेन बहुत ज्यादा स्पेस है, डरे ना। Y एक्सिस, X एक्सिस, ओरिजिन, अगेन यहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बना दिए, यहां पर इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्कशन कर लिए। अब अगेन अभी Y और AS बोलते हैं, ये आपका 45 डिग्री पे होता है। ये AD हो गया, AD इक्वल्स टू C+I। ये जहां से स्टार्ट हो उसका आप नाम कर देना, नामकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम पॉइंट एट कहां पर OI लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वेयर planned AD is equals to planned AS। ये हो गया आपका सेम इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ दैट इज AD AS अप्रोच ग्राफ। आप यहां पर भी चेक कर सकते हो सेम y axis represent aggregate demand and aggregate supply, x axis represent income output and employment। ये आपका 45 डिग्री पे आ रहा है, ये आपका 45 डिग्री पे आता है जिसको y और हम क्या बोलते हैं AS बोलते हैं। ये AD यहां से स्टार्ट होता हम बता चुके थे, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा दैट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हिच इज डिनोटेड बाय E where planned AD equals to planned AS। कहां पर at OI level of income output and employment। तो ये ग्राफ डिस्कशन कर लिया, अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप जैसे जैसे बनाए हो ना आपको वैसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मैंने y एक्सिस और x एक्सिस बनाया। सो इन द गिवन फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, x एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर हम लोग क्या बनाया, हम लोग ने इनकम कर्व बनाया, OI इज द इनकम कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एट 45 डिग्री व्हिच इज इक्वल्स टू AS। फिर AD स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट M on y axis representing AD equals to C plus I। so aggregate demand बता दिया, aggregate supply बता दिया। अब इंटरसेक्शन करेंगे, so the point where aggregate demand curve intersect aggregate supply curve that point is known as equilibrium point which is denoted by E where planned AD equals to planned AS because पूरा चैप्टर planned है। and OI is the equilibrium level of income output and employment। कहां पर equilibrium हुआ, at OI level of income output and employment which creates a situation of effective demand। ठीक है, याद रखना which creates a situation of effective demand। ये effective demand बार बार आप मार्क कर लो। effective demand का मतलब है कि when aggregate demand will be equals to aggregate supply। ये बार बार पूछता है what is effective demand। तो effective demand refers to the situation when planned aggregate demand equals to planned aggregate supply। तो ये ग्राफ भी मैंने बता दिया। अब ये ग्राफ बताने के बाद दो कंडीशंस आते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये दो कंडीशंस क्या है, आप यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर भी मेंशन्ड है। क्या दो कंडीशंस है? सो पहला कंडीशन है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये एंड एग्रीगेट डिमांड इज स्मॉलर देन एग्रीगेट सप्लाई, और ये दो कंडीशंस आपसे बहुत ज्यादा बार पूछने के चांसेस है। तो यहां पर अगेन आपके लिए क्वेश्चंस ले आया हूं कि एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, इसको अलग अलग तरीका से पूछा जाएगा। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई, एक्सनेट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्सनेट एग्रीगेट सप्लाई। तो डरने का नहीं है, कुछ भी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई बोल दे, अकॉर्डिंग टू केनेशियन थ्योरी लिख दे, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम पॉइंट लिख दे, मतलब यही दो चीज आपके बारे में पूछ रहा है। ये चीज आप लेकर चलना, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे लिखा केनेशियन या इक्विलिब्रियम मतलब यही चीज है, आपको ये चैप्टर से लेकर है। अब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई बता देना, एग्रीगेट डिमांड इज स्मॉलर देन एग्रीगेट सप्लाई वो बताना। चल, अब ये तो मैंने बता दिया, आप सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई मींस डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है। तो डिमांड करने वाला कौन है प्यारे बच्चों? C plus I। ठीक है, मतलब हाउसहोल्ड एंड फर्म है। हाउसहोल्ड एंड फर्म्स आर बाइंग मोर एंड मोर गुड्स देन व्हाट फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। हाउसहोल्ड और फर्म मिलकर बहुत डिमांड कर ले रहा है, जितना फर्म्स प्रोड्यूस नहीं किया उससे ज्यादा, या फर्म दे आर एक्सपेक्टिंग कि इतना डिमांड होगा बट उससे ज्यादा डिमांड हो गया। अब जबरदस्ती हम किसी का डिमांड तो कम नहीं कर सकते, तो दैट कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होगा कि डिमांड बहुत बढ़ रहा। सो इन फॉल एज अ रिजल्ट the desired inventory will fall from the desired level। जो इन्वेंट्री है वो घट जाएगा बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन्वेंट्री will fall from the desired level। so in order to maintain the equilibrium back to its condition हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा till then when planned AD is equals to planned AS। एट कहां कब तक बढ़ाएंगे, जब तक वो इक्विलिब्रियम बराबर ना हो जाए, एट OI लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चीज सेम आप चेक कर सकते हो, when planned AD is equal to more than planned AS which means that the household and firms are buying more and more goods than what firms are willing to produce, so the planned inventory will fall। जब डिमांड ज्यादा हो रहा है तो इन्वेंट्री घट जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, जब डिमांड बहुत होगा स्टॉक कंट्री से स्टॉक कम हो जाएगा। सो वापस उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए वी विल इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट टिल देन व्हेन प्लान्ड AD इक्वल्स टू प्लान्ड AS।
at OI level of income, output and employment. Similarly एक और क्वेश्चन आया यहाँ पर, ये तो डिस्कशन हो गया विदाउट एनी टाइम वेस्ट. एक अगेन क्वेश्चन आएगा, प्लान्ड एडी स्मॉलर देन प्लान्ड एएस, मतलब डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रहा है. सपोज डिमांड हुआ 500 एंड डिमांड हुआ एंड सप्लाई हुआ 5000. अगेन इसका मतलब क्या हुआ, हाउस होल्ड एंड फर्म्स आर बाइंग लेस एंड लेस गुड्स. हाउस होल्ड और फर्म मिलकर बहुत कम खरीद रहा है एंड फर्म ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया. अब जबरदस्ती किसी का डिमांड तो हम नहीं बढ़ा सकते. अब इसको ठीक करने के लिए प्रॉब्लम क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा. जब कोई नहीं खरीद रहा है तो इन्वेंट्री विल राइज फ्रॉम द डिजायर्ड लेवल. हम जितना प्लान किए थे उससे भी ज्यादा इन्वेंट्री बढ़ गया. अब इन्वेंट्री कंट्री में अगर बिक नहीं रहा सामान, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो उस कंडीशन में इसको ठीक करने के लिए वी विल डिक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. टिल देन हमको जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बराबर करना है. बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, एग्रीगेट डिमांड 500 है एंड एग्रीगेट सप्लाई 5000 है. सो इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. तो आउटपुट को हम घटाएंगे एंड एम्प्लॉयमेंट को घटाएंगे. वी विल डिक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट टिल देन व्हेन प्लान्ड एडी इक्वल्स टू प्लान्ड एएस, जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल ना हो जाए एट ओवाई लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. सेम लिखा है, एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस, which means that the household and firms are buying less and less goods than what firms are willing to produce. As a result, the planned inventory will rise from the desired level. So in order to bring inventory back to the desired level, we will decrease, आप check कर सकते हो, we will decrease employment and output till then when planned AD is equal to planned AS at OI level of income, output and employment. तो यहां से 3 क्वेश्चन फिक्स आपका जो बोर्ड एग्जाम आएगा, एडी एएस अप्रोच, अदरवाइज एडी ग्रेटर देन एएस और एडी स्मॉलर देन एएस. चलो ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक तो भैया एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए. नेक्स्ट अब आता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. एडी एएस अप्रोच तो आपको मैंने बता दिया. अब आता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. अगेन व्हाट इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच? When planned saving will be equals to planned investment, when exenate saving will be equals to exenate investment. इस तरीका से पूछेंगे. अगेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बताना है, तो मैंने बता चुका था सेविंग इन्वेस्टमेंट तब इक्वल होगा जब एडी एंड एएस इक्वल होगा. एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस. कंजम्पशन कटा तो क्या आया, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आया. इन शॉर्ट, until and unless AD and AS will not be equal to each other, saving will also not be equals to each other. तो चाहो तो आप एडी और एएस भी शेड्यूल बना सकते हो, बट मैंने नहीं बनाया. मैं डायरेक्टली सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर दिया. इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520. सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80. इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो आप फटाफट चेक करके बता सकते हो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कहां पर इक्वल दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहां पर दिख रहा है. ठीक है, उसके पहले क्या है, सेविंग नेगेटिव में है, यहां भी सेविंग नेगेटिव में है. सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है. मतलब सेविंग ग्रेटर, यहां पे नहीं लिखते हो, ये पार्ट क्या है, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्ट, स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट है. सेव आप यहां पर चेक कर सकते हो, सेविंग 60, इन्वेस्टमेंट 40, 80, 40 मीन सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. ये शेड्यूल बन गया. अब मैंने जस्ट बताया कि until and unless, जब तक AD and AS इक्वल नहीं होगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल नहीं होगा. ये आपको न्यूमेरिकल वे में बता दिया. तो ग्राफिकल वे में भी जब तक AD and AS को इक्वल नहीं दिखाएंगे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैसे इक्वल होगा प्यारे बच्चों. तो अगेन ये AD हो गया, Y एक्सिस रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, OY X एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये बना दिया. ये एग्रीगेट सप्लाई और Y और AS हो गया. ये एग्रीगेट डिमांड हुआ रिप्रेजेंटिंग AD इक्वल टू C प्लस I. ये जहां पर इक्विलिब्रियम हुआ, दैट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हिच इज डिनोटेड बाय E, वेयर प्लान्ड AD इक्वल्स टू प्लान्ड AS. ठीक है, अब एक्चुअल में ये लाइन को आपको मिलाना है, बट आप अभी मत मिलाओ, आप पहले सेविंग इन्वेस्टमेंट बनाओ. तो ये सेविंग हो गया, ये OI लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया. अब ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेट लाइन है आपका, बिकॉज सेविंग और इन्वेस्टमेंट बनाना है. अब आप क्या करो, ये लाइन को ऐसे प्रॉपर ड्रॉ कर दो. अब इसके अकॉर्डिंग सेम, ये आप ज्यादा तेज बन गए, अब ये लाइन को आप ऐसे ड्रॉ कर दो, सेविंग हो गया. अब दिस इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसको हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के नाम से जानते हैं.
ठीक है, अब ये लाइन का मतलब क्या था प्यारे बच्चों? ये लाइन का मतलब है कि जिस लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, उसी लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल रहेगा। आप चेक कर सकते हो प्रीवियस वाला जाकर स्लाइड में कि जब एडी एंड एएस 400 लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे इक्वल था, सिमिलरली सेविंग इन्वेस्टमेंट भी 400 लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे ही इक्वल है। दैट्स व्हाई ये लाइन हमने ड्रॉ किया है सिर्फ बताने के लिए कि जिस लेवल ऑफ इनकम पर एडी एंड एएस इक्वल है, उसी लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल रहेगा। डन हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। सो इन द गिवन फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बता दिए, x एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, SS इज द सेविंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट S ऑन y एक्सिस। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज अपवर्ड डायरेक्शन, आप देख सकते हो सेविंग का स्लोप इज अपवर्ड डायरेक्शन। द पॉइंट वेयर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट इन्वेस्टमेंट कर्व, जिस पॉइंट पर सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व को इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हिच इज डिनोटेड बाय E, where planned saving is equals to planned investment। कहां पर? At OI level of income output and employment, which creates a situation of equilibrium point where planned saving is equals to planned investment, जहां पर planned saving and planned investment are equal to each other। ये भी हो गया सर। चलो अब अगेन यहां से दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्या है? सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। पहला सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट एंड अगेन एक आएगा सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ये दो क्वेश्चन यहां से राइज होते हैं। तो सेविंग इज स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि पीपल आर नॉट सेविंग, दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। पीपल सेव नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हो रहा है? डिमांड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सिचुएशन अराइज कर रहा है एडी ग्रेटर देन एएस, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नथिंग बट डिमांड कर रहे हैं। और एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा होता है तो इन्वेंट्री घट जाता है, उसको वापस ठीक करने के लिए आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं। टिल देन व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सेविंग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से पढ़ रहे हैं। सो व्हेन प्लान्ड सेविंग इज स्मॉलर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो हाउसहोल्ड एंड फर्म्स आर बाइंग मोर एंड मोर गुड्स देन व्हाट फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। एज अ रिजल्ट द प्लान इन्वेंट्री विल फॉल। सो अब इन्वेंट्री घट गया, इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, we will increase output and employment till then when planned saving is equals to planned investment at OI level of income output and employment। Last, savings greater than investment मतलब people are tends to save, people save कर रहे हैं, investment नहीं कर रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं मतलब ये कहीं ना कहीं एडी स्मॉलर देन एएस आया कि नहीं, एंड एडी कम है, एएस ज्यादा है, मतलब हाउसहोल्ड एंड फर्म्स आर बाइंग लेस एंड लेस गुड्स, कम खरीद रहे हैं देन व्हाट फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। पीपल सेव कर रहे हैं, सेव करने का मतलब क्या? वो खरीद नहीं रहे। अब जब खरीद नहीं रहे हैं तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसको वापस ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करेंगे टिल देन व्हेन प्लान्ड सेविंग इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एट ओवाई लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। डन। बच्चों का एग्जाम है, ये भी ला दिया। अब नेक्स्ट यहां से अगेन 3 क्वेश्चंस आ गए, टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने बताया। अब ये एक दो क्वेश्चन जो यहां पर है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। So there is a positive relation between MPC and multiplier। MPC and multiplier का positive relation होता है। Higher the MPC, more will be the multiplier. Smaller the MPC, less will be the multiplier। चलो एक बार this can be explained with the help of numerical example। अब अगेन आप MPC दो ले लो, MPC यहां पर भी और MPC यहां पर भी। सपोज MPC आप लिया 0.2 और यहां पर लिया 0.8। मल्टीप्लायर निकालना है तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.2 दैट इज 1/0.8। तो 10/8 कितना हुआ? 10/8 दैट इज 1.25। अब ये आया 1.25। अगेन यहां पर कितना आया? k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8 दैट इज 1/0.2, तो आ गया 5। आप चेक कर सकते हो MPC बढ़ा, मल्टीप्लायर भी बढ़ गया। जब MPC 0.2 था, मल्टीप्लायर 1.25 आया। जैसे ही MPC बढ़ गया 0.8 हो गया, मल्टीप्लायर भी बढ़ गया,
दैट इज 5 आ गया। कभी भी क्वेश्चन आए आप बोल देना देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। सिमिलरली आप यहां पर एमपीएस के बारे में देख लो, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड मल्टीप्लायर, एमपीएस एंड मल्टीप्लायर के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, हायर द एमपीएस स्मॉलर द मल्टीप्लायर, स्मॉलर द एमपीएस हायर द मल्टीप्लायर। चलो इसको भी फटाफट झटपट फटाफट बनाकर दिखाते हैं, यहां पर बना के देख लो, जगह का प्रॉब्लम गाइस। एमपीएस एक ले लो आप 0.8 और एमपीएस अगेन ले लो यहां पर 0.2, इजी नंबर लेना, स्मार्ट बनने का जरूरत नहीं है। 1/1 माइनस एमपी सॉरी एमपीसी एंड 1 माइनस एमपीसी इज नथिंग बट एमपीएस, तो 1 नहीं करेंगे 0.8, तो अगेन यहां पर आपका आया कितना था 1.25 आया। अब अगेन k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, so k equals to 1/0.2, 2 5 10। आप चेक कर सकते हो जैसे एमपीएस ज्यादा था मल्टीप्लायर कम हो गया, जैसे एमपीएस कम हुआ मल्टीप्लायर बढ़ गया। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड मल्टीप्लायर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, यस देयर इज अ positive relation with MPC and negative relation with MPS, it can be explained with the help of numerical example। न्यूमेरिकल बना देना, टॉप करके मार्क्स आएगा। ये हो गया। चलो यहां तक कोई डाउट है? एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको करवा दिया हूं, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1, मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू 1 आता है एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इनफिनाइट। सो इसी के साथ हमारा इनकम 8th चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर समाप्त होता है। होप आपको बहुत मजा आया होगा, वन शॉट आपके ला दिया ताकि बच्चों को कभी भी अवेलेबल रहे, कभी भी रिक्वायरमेंट रहे तो भैया वीडियो तो है, डाउट रहा तो क्लैरिफाई हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपको कोई भी डाउट्स हुआ, सर इज देयर, प्लीज फटाफट झटपट फटाफट लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, लाइक का बटन फटाफट दबाते रहो क्योंकि आपके लिए ही सिर्फ लाया हूं वीडियोस ताकि मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छा से एग्जाम में मार्क्स आए। एंड अनदर वीडियो अब लेकर आऊंगा आपके लिए दैट इज एक्सेस डिमांड, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सबको भेजना स्टार्ट कर दो, सबको शेयर करना स्टार्ट कर दो। एंड लास्ट अगेन अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स वैसे सबके पास है बट अगर नोट्स चाहिए तो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहां से जाकर भी नोट्स को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।